सवाल अगर इंसाफ का है तो फिर बात अयोध्या में बाबरी मामले की भी होगी, क्योंकि हाथरस के साथ आज की तारीख में ये मुद्दा भी सुर्खियों में आया, क्योंकि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। ये सभी आरोपी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज चेहरे थे। कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों को ना तो पर्याप्त माना और ना ही इस घटना को किसी साजिश का नतीजा। शंखनाद है, स्वाद है, आनंद है, अनुभूति है, आस्था है, अयोध्या है और अंतिम आदेश है जिसे फैसला कहा जाता है। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले के ये वो लम्हे हैं जिन्हें टीवी पर देखने का गहरा अर्थ है, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी जवान हुई 1992 के साथ। ऐसे में उस पीढ़ी का इंतजार इस फैसले से जुड़ा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के 265 दिन बाद मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। उसे पता करना था कि किसने साजिश रची, किसने ढांचा गिराया। सीबीआई टीम करीब 3 साल जांच करती रही। फिर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई शुरू हुई। आखिरकार 30 सितंबर को फैसला आ गया। बाबरी से सब बरी कर दिए गए। जो तर्क हम लोगों की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। सीबीआई की चुनौतियां बड़ी थी, क्योंकि इसमें आरोपी साधारण नहीं असाधारण लोग थे, जिनमें भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे चेहरे थे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को अपने कंधे पर ढोया था। इस पूरे मामले में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 16 की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जिंदा थे। 30 सितंबर यानी बुधवार को जब सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया तो सभी को बरी कर दिया। 2000 पन्नों के इस आदेश में अदालत ने सबूतों को नाकाफी माना है। खास बात यह है कि इसे सुनाने वाले जज सुरेंद्र यादव का यह आखिरी फैसला था। अपने इसी फैसले के साथ वो सेवा से रिटायर भी हो गए। लेकिन ये समझना दिलचस्प है कि आखिर कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और सबूतों को खारिज क्यों कर दिया। इस मामले में किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले। जो कुछ हुआ वो अचानक था और किसी भी तरह से ये घटना साजिशन नहीं थी। आरोपी बनाए गए लोगों का विवादित ढांचा गिराने के मामले से कोई लेना देना नहीं था। विवादित ढांचा अज्ञात लोगों ने गिराया। कार सेवा के नाम पर लाखों लोग अयोध्या में जुटे और उन्होंने आक्रोश में ढांचा गिरा दिया। सीबीआई 32 आरोपियों का गुनाह साबित करते सबूत पेश करने में नाकाम रही। ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की गई थी, वीडियो टेम्पर्ड थे, उनके बीच बीच में खबरें थी, इसलिए भरोसा करने लायक सबूत नहीं मान सकते। चार्जशीट में तस्वीरें पेश की गई, लेकिन इनमें से ज्यादातर के नेगेटिव कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। सवाल सीबीआई की जांच पर है, इसलिए कि अगर कोर्ट ने सबूतों को नाकाफी माना है तो फिर उसने 28 साल की जांच में हासिल क्या किया। क्या उस समय के हालात और तकनीकी के संसाधनों के संकट से सीबीआई को सबूत जुटाने में मुश्किल आई? इन सवालों के जवाब तो सीबीआई ही दे सकती है, लेकिन सबूतों का संकट कितना भी बड़ा हो, संतुष्टि भी मायने रखती है। यही वजह है कि अब ये मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचेगा और इसे ले जाएंगे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी। ऐसा है कि ये ऑफेंस जो हुआ था, इसको देश के सुप्रीम कोर्ट ने शेमफुल कहा था और ये कहा था कि ये कल्प्रिट्स है जिन लोगों ने ये काम किया है, और कहा था कि इससे सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं डिमॉलिश हुआ है बल्कि देश की अक़लियतों का फेथ डिमॉलिश हुआ है, और ये रूल ऑफ लॉ को इसने डिमॉलिश किया है, सेकुलरिज्म को डिमॉलिश किया है। कुल मिलाकर जिस अयोध्या कांड को समाप्त माना जा रहा था उसमें अभी कुछ कसर रह गई और इसे लेकर हाई कोर्ट में दस्तक देने का ऐलान बताता है कि ये लड़ाई अभी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कल्चर। बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस के एक अफसर रहे एक शख्स को गिरफ्त में लेने की तैयारी शुरू हो गई है। बात हो रही है मणिलाल पाटीदार की, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है।
माना जा रहा है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। महोबा में कप्तान रहे और भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किए गए मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। मणिलाल पाटीदार पर सरकार के आदेश पर 2 मुकदमे पहले से ही दर्ज कर दिए गए हैं और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ज्यादा तेवर सख्त करते हुए मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक टीम राजस्थान भेज दी गई है, क्योंकि मणिलाल पाटीदार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले महोबा में क्रैशर कारोबारी की मौत मामले में गठित की गई एसआईटी ने महोबा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस मामले में एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा गया है कि महोबा में पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर लोगों को फंसाने की कोशिश की। इसमें कारोबारी तबके के लोग भी शामिल रहे। पुलिस ने फर्जी केस में हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराएं लगाई। इस मामले में एसआईटी ने कप्तान मणिलाल पाटीदार समेत 40 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की। इसमें सीओ और थानेदार तक लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि ये जांच भी डीजीपी के आदेश पर गठित की गई एसआईटी से कराई गई है। पुलिस कप्तान रहे मणिलाल पाटीदार पर संकट के बादल मंडराने के पीछे कोई सियासी साजिश नहीं, बल्कि उनकी अपनी करतूत है। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना हरकत ने उन्हें न केवल बदनामी के दलदल में धकेल दिया, बल्कि पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठा दिया है। यही वजह है कि सरकार अपने दामन से दाग छुड़ाना चाहती है, लेकिन सवाल दूसरा उठ खड़ा हुआ है कि पाटीदार के बाद कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुश्किल यह है कि सिस्टम का अगर आला अफसर भ्रष्ट हो जाए, गुनाह में लिप्त हो जाए, तो फिर मातहतों पर एक्शन लेने की हिम्मत कैसे दिखाई जाएगी, फिर चाहे उनका गुनाह संगीन क्यों ना हो जाए। अब बुलंदशहर को ही ले लीजिए। यहां एक कांस्टेबल ने अपने ही थाना प्रभारी पर छेड़खानी का इल्जाम लगाया है, लेकिन कार्रवाई से पहले जांच की रस्म अदायगी में पुलिस उलझी हुई है। इस महिला की पहचान में सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल है, जिसकी तैनाती बुलंदशहर में है। लेकिन इसकी फरियाद सुनने के बाद तो आपको अपने कानों से भरोसा उठ जाएगा। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे, वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। पीड़ित अपना तजुर्बा नहीं बता रही है, पुलिस के उस चरित्र को उजागर कर रही है जो वर्दी पहनने के बावजूद मैला का मैला ही है, जिसे सुरक्षा के नाम पर देश और व्यवस्था ने एक कवच थमाया है, लेकिन उस कवच के पीछे कपट और बदनीयती का दिल धड़क रहा है। फिर सुरक्षा के नाम पर बनी इस फौज में छिपे शैतानों के साए से उनके साथी भी नहीं बच सकते। यही आरोप है यहाँ के एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात रही इस महिला कांस्टेबल का, जिसका कहना है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने वर्दी क्यों पहनी जब वो अपनी हिफाजत अपने ही आला अधिकारियों से करने में नाकाम। एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा। और वो तो जाट हैं, तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले, मैं तारी दोस्ती इससे करवा के ही रहूँगा, चाहे कैसे भी करवाऊँ। और सचिन उज्जवल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दें, और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे, और उनके दोस्त वहाँ बैठ के शराब पी रहे थे, और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज़ को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ये सब हुआ गुलावटी थाने में पोस्टिंग के दौरान। एसओ पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं है।
लेकिन समझना ये मुश्किल जरूर हो जाता है कि किसी महिला या महिला कांस्टेबल की ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले अफसरों की चाल इतनी सुस्त क्यों होती है, क्योंकि इस मामले में भी कांस्टेबल ने इसकी शिकायत डीएम और कप्तान से कर दी है, लेकिन ये मामला विशाखा समिति को सौंपे जाने से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका है। इसकी तस्दीक खुद जिले के कप्तान साहब कर रहे हैं। एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का, तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो हो। अब इस मामले में महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर दी है। हालांकि कप्तान साहब का बयान पोर्टल पर शिकायत का असर है या फिर उनका मामले में एक जिम्मेदार अंदाज, ये तय तभी हो सकेगा जब इस शिकायत पर मामला आगे बढ़ेगा। बुलंदशहर से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शर्मा की रिपोर्ट।